तो क्या ये जो ऑर्गेनिक खेती है ये प्रॉफिटेबल भी है या प्रॉफिटेबल हो सकती है, या इसको इससे हम अच्छा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, या सिर्फ एक कॉज के लिए है? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता खेती का, क्योंकि मजबूर होकर के उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, जैविक खेती करनी पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करने होंगे। यूएन ने 2050 तक बोला है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो 2050 तक कृषि योग्य भूमि ही नहीं बचेगी हमारे पास। तो बिजनेसबाजी के इस चौथे एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया के बारे में जिसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, यानी भविष्य में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे सामने दो कंटेनर्स देख रहे होंगे जिसमें घी रखा हुआ है, और ये घी प्योर ऑर्गेनिक है, बहुत ही शुद्ध तरीके यानी प्राकृतिक तरीके से इसको बनाया गया है, उत्पादन किया गया है। और आज इस ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके बारे में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, इसको कैसे किया जाता है, और इसके साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं या आगे इसके साथ काम करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझना चाहते हैं, तो आज इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है और आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो इसमें हम कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि खेती का एक नया तरीका क्या हो सकता है। तो आज इसी के एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। तो जी सर, नाम बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। आज आप लोग आए हुए हैं राकेश ऑर्गेनिक फार्म पे। इस फार्म की शुरुआत हुई राकेश मसाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो केसेस आए कोरोना के, उनसे वही लोग प्रभावित हुए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम था। वो इम्यूनिटी सिस्टम कम कैसे हुआ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में या हर जगह, वो हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम आज अपने भोजन में जिन चीज़ों को हमने स्थान दिया हुआ है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी कम हो गई है, या यूँ कहें कि उसमें न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें वो ताकत, वो क्षमता नहीं रह गई जो हमारी बॉडी को पहले चाहिए या पहले मिला करती थी अपने भोजन से। सर एक और सबसे बड़ा, देखिए कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले इंसान अपने जेब को देखता है, सबसे पहले पैसे को देखता है। तो क्या ये जो ऑर्गेनिक खेती है ये प्रॉफिटेबल भी है या प्रॉफिटेबल हो सकती है, या इससे हम अच्छा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, या सिर्फ एक कॉज के लिए है? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। देखिए, इसमें आपको YouTube पे ही कम से कम नहीं तो 50 वीडियोस मिल जाएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से लोग बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, और इवन युवा भी इनसे जुड़ रहा है, इन चीज़ों से जुड़ रहा है, और बहुत अच्छी तरह से कमाई कर रहा है अपनी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ, ये जो है प्रॉफिटेबल है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। जो अभी की जनरेशन है, अगर इसने वो बदलाव नहीं किए तो हम आगे की जनरेशन के लिए तो पहली चीज़ तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। दूसरा, हम आगे की जनरेशन के लिए कोई समाधान भी छोड़ नहीं रहे हैं। हम इतनी बड़ी समस्या दे के जा रहे हैं कि उसका समाधान भी उनके पास नहीं होगा। अभी इसका समाधान अभी इसी जनरेशन में ही हो सकता है। अभी हम इस स्तर पे हैं कि हम इस मिट्टी के बदलाव को करके इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ ख़राब होने से बचा सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में तो ये बदलाव संभव नहीं होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, राकेश ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे खेती हो रही है। डिमांड समझ गए, ज़रूरत समझ गए, और आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस को सर्च कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आपको विज़िट कराते हैं राकेश ऑर्गेनिक फार्म का। हम यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, कैसे गौशाला चलाई जाती है, कैसे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। इस फार्म को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। सबसे पहले आप सामने हमारे देखेंगे, सामने हम वहाँ पे खेती करवाते हैं। लगभग 5 एकड़ का लैंड है ये, और इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। सामने हमारा खेती का पोर्शन है। उसके बाद इधर आप देख रहे होंगे, इधर हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के ठीक सामने हमारी गौशाला है। इसमें सामने जो गायें अभी आप देख रहे हैं टहल रही हैं, ये गिर प्रजाति की गायें हैं जो हम गुजरात से लेके आए थे। फार्मिंग को करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है खाद, कंपोस्ट। कंपोस्ट हमको वही डालना होता है जो हमारे पास होती है।
सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हम अपनी खाद अपने यहाँ ही बनाते हैं। तो खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी था खाद बनाना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। जब हमने इसकी शुरुआत की थी उस टाइम पे हमने 70 फीट के 22 बेड बनाए हुए थे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये एक बेड की जो लेंथ है वो 70 फीट का है और इसकी विड्थ टोटल 9 फीट की है। 9 फीट में 2 बेड हैं, तो ये 4 बाई 70 के एक बेड हैं। पानी लग रहा है इसमें डेली जो है डेली बेसिस पे सिर्फ गर्मियों में 2 बार अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो एक ही बार पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है इनके केंचुए के लिए। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली उस खाद को बोलते हैं जो केंचुए के माध्यम से बनाई जाती है। केंचुए आप इसमें देखेंगे वीडियो में, इसमें जो है सबसे पहले हम पन्नी बिछा के लेवलिंग करके उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा के और उसमें गोबर डाल देते हैं। गोबर के बाद इसमें हम केंचुए ऊपर से छोड़ देते हैं, तो केंचुए उसको खाते हैं। केंचुए का भोजन होता है गोबर, तो वो उसको खाते हैं और खा के फिर जो निकलता है वही हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है। इससे प्राकृतिक है पूरे प्रोसेस में। आप देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है। इवन जो गोबर भी है वो हमारी अपनी जो गौशाला है वहाँ से, आप वहाँ देखिए गोबर हम कलेक्ट करते हैं। गोबर कलेक्ट करने के बाद वही गोबर हम इसमें यूज़ करते हैं। और हमारी गायें जो खाती हैं उनका हरा चारा हम अपने ही खेत में लगाते हैं, वो भी बिना केमिकल के हम बनाते हैं। हर एक चीज़ें दूसरे से कनेक्ट हैं। आप देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी जो लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे हमारे खेत को क्या चाहिए, खेत को हमारे चाहिए खाद, तो खाद हम यहाँ से बनाते हैं। खाद बनाने के लिए हमें गोबर चाहिए, वो हम गौशाला से लेते हैं। गौशाला में उनके खाने के लिए हरा चारा हमें जो होता है वो वहाँ से होता है। तो ये पूरा एक साइकिल इसी तरह से बनती जाती है और धीरे धीरे इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी आती है। जितना कम से कम हम बाहर पे डिपेंडेंसी रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम सस्टेनेबल बनते चले जाएंगे। को ले चलते हैं अपनी गौशाला में। हमारी गौशाला की जब हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने 5 गायों से शुरुआत की थी। हम 5 गाय, पाँचों की पाँचों साहिवाल लेके आए थे करनाल हरियाणा से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे गौशाला खोलने का ना, गौशाला करने का अपना एक मज़ा है। गायें जब आती हैं, गौ माता यहाँ पे आई तो वो पॉजिटिव एनर्जी फॉर्म पे आई। जो पॉजिटिव एनर्जी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ उससे हमारा जो है वो और बढ़ गया। फिर हम जो है गुजरात से गिर गाय लेके आए। ये साहिवाल हैं ये। और आप देखेंगे कि ये पहचान जाती हैं, इनका इसने एक अलग तरह से है। अगर ये दूर से भी देख लें तो ये आपको पहचान जाती हैं कि आप किधर हैं। अभी आप देखिए इनको, ये वहाँ से यहाँ आ गए। हाँ, तो ये इनका स्नेह बिल्कुल निश्चल भाव से ये प्रेम करती हैं जिसको भी ये प्रेम करें। तो गाय लेके आए थे हम, तो हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो हमारा प्लान नहीं था कि हम डेयरी फार्मिंग करेंगे। हम गाय सिर्फ लेके आए थे गोबर और गौमूत्र के लिए। हमारे लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट था दूध हमको चाहिए नहीं था, पर अब गाय रखनी है तो दूध तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब हम गाय लेके आए थे तो हम सिर्फ गोबर के लिए लेके आए थे और इनके गौमूत्र के लिए लेके आए थे कि जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना कंपोस्ट और पेस्टिसाइड बनाएंगे इनके गोबर और गौमूत्र से। पर 5 गाय रखने के बाद फिर इनसे जो दूध हमें मिलने लगा वो फिर लोग डिमांड करने लगे, मांगने लगे कि आप दीजिए। ये हमारी छनाई की मशीन है, यहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट को छानते हैं इस मशीन के द्वारा। इसमें से छानने के बाद पैकिंग होती है। पैकिंग की यूनिट हमारी इधर रहती है। यहाँ से पहले तो कोई भी चीज़ हम बाहर से नहीं लाते हैं, कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं भेजते हैं। हमारा जो खाद है, खाद हमारा 6 रुपये किलो हमने रेट रखा हुआ है बल्क ऑर्डर में। अगर 1 टन 2 टन से ज़्यादा कोई ऑर्डर करता है तो 6 रुपये किलो में हम उसको खाद देते हैं। 40 किलो की हमारी पैकिंग होती है, 1 बोरे की पैकिंग होती है। इस पर 5% का टैक्स लगता है। उत्पादन कितना भी आप कर लीजिए, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। पीछे वाले जो प्लाट में इस साइड में लेफ़्ट हैंड साइड में हमने बरसीम लगाई हुई थी ठंडियों के लिए, हरा चारा गायों के लिए। तो अब उसका टाइम जा चुका है, तो इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट में हमने इस समय करवी लगाई हुई है। यहाँ पे सूडान बोलते हैं, 3 कटिंग में, वो भी गायों को खिलाने के लिए। तो गर्मी के टाइम पे हमारा गायों को लिए हरा चारा। इसके पीछे हमने 5 लेयर फार्मिंग के लिए लगाया हुआ है। हल्दी लगाई हुई है, धनिया लगाई हुई है, करेला लगाया हुआ है, तरोई लगाई हुई है। ये तो सब्जियों में हमने अभी इस टाइम पे लगाया हुआ है। पर अनाज कौन कौन सा? अनाज बेसिकली हम अभी गेहूँ ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं,
दालें ले रहे हैं यहाँ से, और सरसों ले रहे हैं, लाही पीली और काली दोनों तरह की सरसों ले रहे हैं। अभी इस टाइम पे हम ये अनाज ले रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे राकेश ग्रुप के द्वारा कराई जा रही है। इसका विज़न ये था कि लोगों की पहले तो हेल्थ में सुधार हो, ज़मीन की हेल्थ में सुधार हो, और इसको करने के पीछे हमारे कंपनी के एमडी श्री सुरेश प्रकाश चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही एनर्जेटिक आदमी हैं। उन्होंने कोरोना के टाइम पे चीज़ों को देखा और उसके बाद उनके दिमाग में ये बात आई कि हम जो है समाज के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं या किसानों के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे लोगों के समाज में या लोगों के उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे खाने का था। हमारी आप देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इसी तरह की फार्मिंग को अपनाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत लेट हो जाएगा। अभी वो टाइम है जब हम चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। ज़मीन की फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी हमारे आसपास ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोभी की फसल लोग लगाते थे। मैंने अपनी आँख से देखा हुआ है कि उसमें 2-2, 3-3 बार पेस्टिसाइड डालना गोभी में, इतना ज़्यादा केमिकल डालना कि मतलब अगर आप देख लो उसका प्रोसेस देख लो गोभी को बनने का, तो आप गोभी खाना पसंद नहीं करोगे। तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बढ़ जाएंगी। ये मतलब अभी ही ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर आप रिपोर्ट्स पे, फिगर्स पे जाओगे ना, तो जो इनमें मिलने वाले जो तत्व हैं वो खाने जितना हम खा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। जितना सरकार या कुछ सरकारी तंत्रों ने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ इस प्रोडक्ट में इससे ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए, वो उससे कई गुना ज़्यादा है। राकेश ऑर्गेनिक फार्म को खोलने का या इसको चलाने का सबसे बड़ा गोल यही था कि हम लोगों को इससे कनेक्ट कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, कैसे हम बिना केमिकल डाले खेती कर सकते हैं और अपने समाज के हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी ज़मीन के हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का प्रशिक्षण आपको निःशुल्क दिया जाता है। आप कभी भी बेहिचक हमें फ़ोन करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो गौशाला से रिलेटेड हो, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो। आपको किसी भी तरह का प्रशिक्षण चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की मदद चाहिए, वो बिल्कुल निःशुल्क हमारी तरफ से दी जाती है। तो ये था राकेश ऑर्गेनिक फार्म्स, जिससे हमने सीखा कि इसको कैसे सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। इन्होंने एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना रखा है। एक साइड में फार्म है, एक साइड में वर्मी कंपोस्ट है और दूसरी तरफ गौशाला, ताकि सारी चीज़ों को कवर किया जा सके, कहीं से बाहर से कुछ ना मंगाया जाए। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को ग्रो करना है, अगर देश को ग्रो करना है या फिर एक सिटी को ग्रो करना है या एक घर को ग्रो करना है, तो उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना अपने ही इंटरनल प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इंपोर्ट कम कर सकें, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके। इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एक बिजनेस मॉडल, जिसको आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फसलों में डे बाय डे जो हम खादों की या ऐसे कीटनाशक दवाओं के का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। तो कल की जगह आज ही अपनाएं, क्योंकि आज सुधारेंगे तो कल कृषि सुधरेगा।